जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। यह है हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। आज हम पढ़ेंगे 5 अप्रैल का जो न्यूज एनालिसिस है वन बाय वन। आज हमारे पास नियर अबाउट 6 टॉपिक हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखते हैं, जो पहला टॉपिक है वो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है जिसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि अब जब रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ एनी चिल्ड्रन, जब भी हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने, अगर बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तो वहां पे पहले जो फैमिली का रिलीजन वहां पे रजिस्टर्ड होता था, अब फादर एंड मदर का सेपरेट होगा, ताकि अगर फादर का कुछ और रिलीजन हो, मदर का कुछ और रिलीजन हो, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो प्रीलिम्स में ये वाला पूछ सकता है। और ये हमारा जो ज्योग्राफी सेक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स, जीएस पेपर 1 के अंडर में आता है, उसमें भी आ सकता है। जो जीएस पेपर 2 है उसमें भी आ जाएगा, जीएस पेपर 3 में आएगा, क्योंकि वहां पे जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है एंड यस रिसोर्स जो है वो वहां पे भी आता है। यहाँ रिलीजन की भी बात हो रही है तो सोसाइटी में भी ये आ सकता है। तो दिस इज द डिफरेंट एरिया अंडर दैट वी कैन कवर इट। नेक्स्ट जो टॉपिक है, रिविजिट दिस सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। जो भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि कई ऐसे सेक्शंस हैं जो क्वेश्चनेबल है, जिसको एपेक्स कोर्ट में जाके चैलेंज किया जा सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। तो ऐसे में जो राइटर है वो बोला है कि इसका रिव्यू करके पहले ही सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे वॉगनेस है, वहां पे क्लियरिटी नहीं है। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। यहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, जुडिशरी है, उसके अंडर में आएगा, और ये जीएस पेपर 2 के अंडर में आता है। ओवरकिल ऑन ओनली 100% रिकाउंट ऑफ द वीवीपैट। यहाँ पे बात हो रही है कि जो अपोजिशन पार्टी अब बोल रहे हैं कि 100% वीवीपैट को आप काउंट करवाइए ताकि कॉन्फिडेंस आ पाए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि 100% की जरूरत नहीं है। वही वो कह रहे हैं कि ओवरकिल हो जाएगा। आप जो 5 इलेक्टोरल बूथ का लेते हैं उसको बढ़ा दें, लेकिन ओवरऑल 100% की तो जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसी पे डिस्कशन है। तो इलेक्टोरल सिस्टम एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात होगी तो वहाँ मेंस में आ जाएगा, और वीवीपैट का जो बेसिक्स है वो हम प्रीलिम्स के अंडर में पढ़ेंगे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाएगा। देन वी विल स्टडी द वाइड ओपन ऑन द कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट इन द टोरंटो। तो टोरंटो, ये इसके बाद जो होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, तो इंडिया के जो टॉप प्लेयर हैं उनको हम देखेंगे। स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन वी विल हैव द यूनिवर्सिटी मस्ट बज ऑन द कॉलेज ऑटोनॉमी नज। यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बात कर रहा है कि हम जो ऑटोनॉमी है वो अधिक से अधिक देंगे कॉलेज का, ताकि उनमें ज़्यादा इफिशियंसी आ सके, ज़्यादा वो इनोवेट कर सकें और ज़्यादा एक्सेल कर सकें। तो यहाँ पे मेंस का जो जीएस पेपर 2 है उसमें एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, तो एजुकेशन में ये आ जाएगा। देन वी विल स्टडी द अर्बन वाटर सिस्टम ब्रेकिंग। ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? बेंगलुरु में हम देख रहे हैं कि वहाँ वाटर स्कार्सिटी पीक पे चला गया है। लोगों को वाटर का जो अभी देना पड़ रहा है, कि वाटर का जो ऑर्डर देना पड़ रहा है कि आज बोला 5 दिन बाद वाटर, 6 दिन बाद उनको पानी मिल रहा है, तो काफी दिक्कत हो रही है। तो उसको नेशनल लेवल पे क्या इशू है उसको पढ़ेंगे, तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात होगी कि वाटर रिसोर्स को कैसे हम यूज कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आएगा, जो जीएस पेपर 3 में होता है, वहां पे हम बात करेंगे कि वाटर स्कार्सिटी एंड फ्लड सिचुएशन है तो कैसे उसको मैनेज किया जाए, कैसे प्रिपेयर्ड रहा जाए, प्रिपेयर्डनेस, रिस्क ऑपरेशन एंड अदर मिटिगेशन की बात होती है। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड पेरेंट्स रिलीजन टू रजिस्टर बर्थ, और ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट कह रही है कि अब बर्थ जब सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो वहां पे पेरेंट्स का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। तो दिस इज गुड। ऐसे होगा तो डिटेल एनालिसिस और डिटेल डेटाबेस क्रिएट होगा, और डिटेल डेटाबेस होगा तो हमें जो बाद में जो हमें अगर बनाना हो कुछ पॉलिसी तो वो सही बनेगा। लेकिन रिलीजन के नाम पे कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। डिवीजन
उसकी हमेशा रिलीजन जहाँ आती है वहाँ पे बात होने लगती है। यहाँ तक कि जो पेरेंट्स एडॉप्टेड चिल्ड्रन को लेके जाएंगे उनका भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अलग अलग हम उसको एंट्री करेंगे, ये कॉमन हो जाएगा। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, उसके अंडर में ये नोटिफिकेशन है, उसी को चेंज किया गया है। और इसके अंडर में नेशनल डेथ एंड द बर्थ एंड डेथ जो डेटाबेस है हम वो तैयार कर रहे हैं। ओके, और ये जो डेटा है वो कहाँ कहाँ यूज होगा, बहुत जगहों पे यूज हो सकता है, जैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, आधार है, फिर हमारा जो राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, लॉट ऑफ जगहों पे इसका यूज होगा। ओके, और इसको हम डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे और जो प्लेटफॉर्म होगा, जो पोर्टल है, उसका नाम है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, CRSORGIGOB.in पे हम इसको कर रहे हैं। ओके, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जो इश्यू होगा उसका यूज डिफरेंट जगहों पे होगा, जैसे जब आप एजुकेशन में आप एडमिशन लेने जाएंगे किसी भी कॉलेज में, किसी भी बेसिक लेवल पे ही, तो वहां पे उसका यूज होगा, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। किसके अंडर में ये हो रहा है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, वो इसको हेड करेंगे, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बात होगा। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे कि जो अपडेटेड MCCD ये जो है उसके अंडर में जो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द कॉज ऑफ डेथ पहले होता था, तो उसमें जो हिस्ट्री ऑफ द इलनेस वो नहीं होती थी कि पहले इनको कोई बीमारी थी कि नहीं थी, ये सब हम नहीं करते थे। अब हम हिस्ट्री ऑफ इलनेस अगर वहां पे है कुछ कि इनको कंटिन्यूसली डायबिटीज रहा हो, अगेन ये पॉलिसी में काफी सहायक होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास डेटा होगा कि लोगों के पास क्या कॉज है, क्यों डेथ हो रहा है, तो आप उस एरिया में पॉलिसी बना सकते हैं। काफी अच्छा है ये। जो स्टैटिस्टिकल एंड लीगल इंफॉर्मेशन उसको भी सेपरेट लाया गया है, कुछ कोई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के अंडर में किया जाएगा, कुछ को लीगल में किया जाएगा। जो रिलीजन है वो स्टैटिस्टिकल है, लेकिन लीगल के अंदर में जैसे कि आधार नंबर हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, ईमेल आईडी हुआ, ये सब लीगल इंफॉर्मेशन में इसको रजिस्टर किया जाएगा। ओके, जो एड्रेस बॉक्स है उसके जो जो नीडेड था, जो कॉलम था उसको बढ़ा दिया गया, उसमें यहाँ तक कि वार्ड नंबर भी पूछा जा रहा है। एकदम देखिएगा कि उसमें हर चीज पूछा जा रहा है, हाउस नंबर, वार्ड नंबर सब आपको मेंशन करना है। तो एक अच्छी बात है, इसको लीगल इंफॉर्मेशन के अंडर में रखा गया है। अब नेशनल डेटाबेस का जो पूरा दारोमदार है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया है और ये मैंडेटेड कर दिया गया है। और जो ग्राउंड लेवल पे इकट्ठा करेंगे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, और इसके जो फंक्शनरीज हैं वो अपॉइंटमेंट कहाँ से होंगे, जो लोकल बॉडीज है। अगर पंचायत राज है तो पंचायत लेवल से होगा, और अर्बन लोकल बॉडीज है तो अर्बन लोकल बॉडीज से होगा। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे, जो स्टेट लेवल पे होंगे, चीफ रजिस्ट्रार एंड द रजिस्ट्रार, इनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये है स्टेट लेवल पे, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है मीडियन एज ऑफ द कैंसर डायग्नोसिस लोअर इन इंडिया। ये रिपोर्ट है, और इसका अगर देखा जाए कि if you compare with the developed world, western countries और the US, वहां से हमारा जो एज है वो कम पे है। तो ये एक खराब चीज है हमारे लिए, एक निगेटिव रिपोर्ट है हमारे लिए, क्योंकि जो वहां पे एज 62 में उनको हो रहा है, अगर कोई कैंसर की बीमारी 63 में हो रहा है, इंडिया में 52 के ही एज पे हो रहा है। जो वहां पे लंग कैंसर का है वो 70 के आसपास हो रहा है, इंडिया में 59 पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉज ऑफ कैंसर, अभी तक हम कहते थे ना कि हम लोग ज्यादा अच्छे से स्वस्थ रहते हैं, ये बात नहीं है। हम लोग स्वस्थ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम बीमार हैं। बीमार भी होते हैं जब एकदम मरने के कगार पे होते हैं, तुरंत हमको पता चलता है, डेथ हो जाती है। अगर पहले स्क्रीनिंग हो तो ये पहले ही पता हो जाए, उसका ट्रीटमेंट हो, और जो जो डेथ है वो उसको कम किया जा सकता है।
बचाया जा सकता है जान को। तो इसीलिए हम देखते हैं कि स्क्रीनिंग का देखिएगा कि ब्रेस्ट कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग है, डेवलप्ड कंट्रीज में 70 to 82% है, इंडिया में सिर्फ 1.9% लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग मर जाते हैं। ये कंडीशन है और ये बड़ा ही दुखद है इंडिया के लेवल पे, क्योंकि हम पहले जो गर्व करते थे कि अरे यहाँ बीमारियां नहीं होती, हम अच्छे से रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं बीमारियां हैं, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है। ओबेसिटी का जो कंडीशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, 2016 में 9% लोग ओबेसिटी के अंडर में थे, अभी 20% है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फास्ट फूड है या जो खाने का मिसमैचिंग है, हम उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे, उसके कारण ये इंक्रीज हो रहा है। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसके कारण डेथ की संख्या बढ़ रही है। ये हमारा जो प्रॉपर डेटा है उसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक और न्यूज है कि जो कंपनी सनोफी इंडिया लिमिटेड थी, जो हमें प्रोवाइड कराती थी पोलियो वैक्सीन, वो अब ये वाली सर्विस किसी और को ट्रांसफर कर रही है। तो सेम मॉडल में रहेगा, वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन ये हब हमें वो डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करेगी। तो यहाँ पे यही है कि दिस सनोफी गेट्स अप्रूवल फॉर द अल्टरनेटिव इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। सो यहाँ पे जो हम अभी तक कर रहे थे शान आईपीवी इन इंडिया, वो हम चेंज करने जा रहे हैं। तो यू शुड नो कंटिन्यूअसली हम कई सालों से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे और कई देशों में हम इसको सप्लाई भी कर रहे थे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम कवर करेंगे एडिटोरियल से। जो मेन आर्टिकल है एडिटोरियल का, रिविजिट दिस सेक्शंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो हमने अभी अपना जो इंडियन पेनल कोड है उसको चेंज कर दिया है, उसकी जगह पे हम भारतीय न्याय संहिता लाए हैं। इसमें हमने देखा है कि बहुत से जो क्लॉज हैं, बहुत से प्रोविजन है, सेक्शंस है, वो पुराने ही इंडियन पैनल कोड से ही लाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने मॉडिफिकेशन करके इम्प्रूव भी किया है। तो ये अच्छी चीज है। लेकिन जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि डिस्पाइट कुछ जगहों पे अभी भी सुधार की जरूरत है। जो राइटर हैं उनका नाम आर के विज है, ये आईपीएस ऑफिसर रहे, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, अभी रिटायर्ड है। और ये बहुत जो एकदम इनका आता रहता है आर्टिकल, टू द पॉइंट होता है और काफी एनालिटिकल होता है। तो आज हम देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में कहाँ कहाँ दिक्कत है। जो सबसे ज्यादा दिक्कत था उस पर विरोध भी हुआ था, सेक्शन 106 106 कॉल सब सेक्शन 2 था। और यहाँ पे बात हो रही थी कि अगर कोई ड्राइवर अपना गाड़ी चला रहा है, वहां पे फिर एक्सीडेंट हुआ और वो भाग जाता है और जाके रिपोर्ट नहीं करता है पुलिस को या मजिस्ट्रेट को कि उसने एक्सीडेंट किया है, उसे डेथ हुआ है, तो उसका जो इम्प्रीजनमेंट था वो 10 ईयर्स का हो गया। पहले ये 5 साल का था, अभी 10 साल का है। तो ये इतना हार्श आप दे रहे हैं क्योंकि वहां पे एक सिचुएशन भी होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है, लोग सबसे पहले जो ड्राइवर होते हैं उनके पीछे पड़ते हैं। हमने देखा है कि मॉब वायलेंस होता है, लिंचिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है। लोग ये नहीं देखते हैं कि उनकी गलती थी या ड्राइवर की गलती थी या वहां पे रोड जो बनाया है उसकी गलती थी या कुछ ऐसा था, कुछ नेचुरल फिनोमिना था, उसकी गलती थी। ओके, तो वहां पे डेथ का जो होता है, वायलेंस का होता है, वो ड्राइवर के पास होता है, वहां से वो भाग जाते हैं। दूसरी बात यह है कि और भी चीजों को इन्होंने कहा कि रिव्यू किया जा सकता है, जैसे पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर में जो डिफरेंट क्राइम को डिफाइन किया है, मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वहां पे भी इशू है, वहां पे वॉगनेस है। ये सेक्शन 112 112 के अंडर में किया गया है। जो थेफ्ट का डेफिनेशन है और इसके अंडर में जो प्रोविजन है कि 5,000 तक हम 5,000 तक को नॉन कॉग्निजिबल बोलेंगे, उसके ज्यादा हो उसको कॉग्निजिबल बोलेंगे। तो यहाँ पे भी इन्होंने बोला है कि इसमें भी बहुत से चांसेज है कि वो जो जस्टिसफाई एंड फेयर और रीजनेबलनेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्शन 143 में बात किया गया है, इसका भी जो पनिशमेंट है, जो जज को डिस्क्रिशन दिया जाता है, वो इसमें नहीं दिया गया है। इस पे भी इन्होंने क्वेश्चन किया है कि डिस्क्रिशन देना इंपॉर्टेंट है। ये भी जुडिशरी को चैलेंज किया जाए कि जुडिशरी के लिए टेस्टिफाई किया जाए, तो ये वैलिड नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें भी दिक्कत है। एक वन बाय वन हम देखते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले सेक्शन 106 को ही देखते हैं, जहां पे ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया और वो रिपोर्ट नहीं किया।
इस कंडीशन में ये देखते हैं कि यहाँ पे सीवियर पनिशमेंट की बात की जा रही है और नॉर्मली उस केस की बात की जा रही है जहां पे डेथ हो गया हो। और यहाँ पे ये नहीं बात किया जा रहा है कि वो ले जाके हॉस्पिटल ले जाए तो कुछ उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। ओवरऑल कहा जा रहा है कि ये क्लॉज तभी लगेगा जब डेथ हो गया हो, तब ये पनिशमेंट हो गया होगा। तो यहाँ पे ये दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि जो आर्टिकल 23 है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 जो बात करता है कि प्रिवेंशन अगेंस्ट द अरेस्ट, अरेस्ट होगा तो कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, और अगर होगा तो कोई ऑफेंस क्राइम किया है तो उसको कैसे ट्रीट होगा। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये बात करता है प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेज, ये बात होती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट है वो आर्टिकल 22 में है। यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑफेंस है कि आपने ऑफेंस किया है। तो यहाँ पे 3 क्लॉज है। एक क्लॉज में बोलते हैं कि अगर उस समय लॉ नहीं है जिस समय आपने क्राइम किया, जैसे कि ए पेन तोड़ने का लॉ 2016 में नहीं है और मैंने पेन तोड़ दिया, 2020 में लॉ बन के आया कि ये पेन तोड़ने पे 2 साल की सजा होगी। तो ऐसा नहीं है कि 2021 में मेरे पास पुलिस आया और कहे कि 2016 में आपने पेन तोड़ा था, चलिए आपको 2 साल की सजा दी जाएगी। अगर लॉ नहीं है तो पास्ट में जाके लॉ, अगर फ्यूचर में लॉ बना तो वापस पास्ट में मैंने कुछ किया ऐसा तो मुझे पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पनिशमेंट अगर जिस समय मैंने क्राइम किया है, अगर 2020 में किसी ने पेन तोड़ा और उस समय उसका क्राइम ये है कि पेन तोड़ने पे 6 महीने की सजा होगी, 2023 में ये सजा बढ़ा के 2 साल का कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 2020 में मैंने तोड़ा उस समय 6 महीना थी और जब केस चलते चलते 2022 आ गया, उस समय लॉ आ गया और कि 2 साल होगा तो मुझे 2 साल का पनिशमेंट होगा, क्योंकि जब मैंने 2020 में पेन तोड़ा था 6 महीने था तो 6 महीने की ही सजा होगी। दूसरी बात ये होती है कि नो डबल जेपर्डी, जैसे अगर मैंने एक बार सजा काट लिया, एक बार सजा मुझे मिल गया, तो ये नहीं है कि उस केस को 10 साल बाद चला के फिर कहा जाए चलो फिर से 2 साल और जेल चलो। अगर मुझे सजा मिल गई है तो दोबारा केस नहीं चलेगा सेम क्राइम के लिए, दूसरे क्राइम के लिए चलेगा। सेम क्राइम के लिए आप सजा दे के दोबारा नहीं दे सकते, डिस्पाइट अगर लॉ चेंज हो गया हो, लॉ में कुछ और आ गई हो, लॉ में पनिशमेंट बढ़ा दिया गया हो, ये सब चीजें लागू नहीं होगी। फिर होता है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अगर मैंने कोई सजा कोई क्राइम किया है तो मुझी से मार मार के या मुझसे जबरदस्ती ये नहीं प्रूफ करवाया जाएगा कि मैंने क्राइम किया है। पुलिस उसके लिए एविडेंस ढूंढेगी, विटनेस ढूंढेगी, प्रूफ करेगी, तब होगा। यहां तक कि कुछ अगर विटनेस वो पूछे, अगर पुलिस मुझसे पूछती है तो मैं वहां चुप भी रह सकता हूं क्राइम से रिलेटेड, लेकिन अगर ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसा चीज वो मांगे जो वो प्रूफ करने के लिए मांग रहा हो, जैसे कि आपका ब्लड सैंपल मांगा या आपका कोई डीएनए टेस्टिंग के लिए बोला, तो उस समय आपको वो देना पड़ेगा। आपसे बिना बोले वो तो साइंटिफिक तरीके से ले रहे हैं ना, आपसे मार मार के तो गुलवा नहीं रहे हैं या जबरदस्ती कुछ प्रेशर नहीं करवा रहे हैं, तो वहां सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हो रहा है कि जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन अगर उससे फोर्स किया जा रहा है कि आप कॉल करके बताइए वरना 10 साल का पनिशमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से किस तरीके से जो मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। और ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नंदिनी सतपथी वर्सेज पीएल दानी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो टेस्टिमनी है वो कंपेल नहीं किया जा सकता है, और ये कंपेलेशन सिर्फ फिजिकल या वायलेंस के थ्रू नहीं होगा, अगर मेंटली भी कंपेल किया जा रहा है तो वहां पे भी उसको वायलेट माना जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इलीगल है। दिस इज द केस, यू शुड नो। अब बात आती है कि पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या दिक्कत है। यहाँ पे सेक्शन 112 है भारतीय न्याय संहिता में, ये बोल रहा है कि ये क्राइम्स रिलेटेड टू द एज ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप और द गैंग। आपने गैंग बना लिया कोई भी, जैसे आपने जोश पिक्चर देखा होगा, बिच्छू गैंग था, कोई भी गैंग बना दिए, आपने बिच्छू गैंग, ईगल गैंग, कोई भी गैंग बना लिया। अगर उसके अंडर में आप चोरी करते हैं, स्नैचिंग करते हैं, चीटिंग करते हैं, अनऑथोराइज सेलिंग ऑफ द टिकट करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, एंड सेलिंग पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, जैसे आपने कोई पेपर हो रहा है, आजकल देख रहे हैं काफी कुछ पेपर लीक हो रहा है, उसमें चोरी करके पेपर भेज रहे हैं, या सिमिलर एक्ट। यहाँ पे सिमिलर एक्ट में दिक्कत है, इसको डिफाइन नहीं किया है।
इवन वहां पे जो है कि जैसे कि अनऑथोराइज सेलिंग ऑफ द टिकट्स है, इसको प्रॉपर रूप से नहीं डिफाइन किया कि किस चीज को उस लेवल पे माना जाएगा। सेलिंग ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, यहाँ पे भी डिफिनीशन की जरूरत है। अगर पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर एग्जाम के बाद बेचे तो क्या दिक्कत है, लोगों को पढ़ाने के लिए भी तो बेच सकते हैं। यहाँ पे वॉगनेस है, क्लियोरिटी नहीं है। और एक चीज और है इसी में ऐड किया है कि एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, वो सिमिलरिटी आप बताइए किस तरीके का सिमिलरिटी ढूंढ रहे हैं, ये भी वॉगनेस है। और अगर ऐसा वॉगनेस देखा जाता है, ऐसी क्लियोरिटी नहीं देखी जाती है, ऐसा कंफ्यूजन देखा जाता है, तो वो लॉ टेस्ट पे जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी चैलेंज किया जाएगा तो वो वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड होगा। ऐसे केस हमने देखे हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था उसका सेक्शन 66A में डिफाइन किया था कि ग्रॉस ऑफेंस, या उन्होंने बोला था ग्रॉसली ऑफेंसिव, और भी वर्ड थे जैसे इरिटेटिंग। ये कुछ क्लियरिटी नहीं था लेकिन पुलिस उसका मिसयूज कर रही थी। आप क्लियर कट बताइए ना, इरिटेटिंग क्या हो सकता है? किसी के लिए कुछ इरिटेटिंग हो सकता है, के लिए कुछ इरिटेटिंग होता है। कोई लोग मजाक को भी उसको इरिटेशन वे में ले लेते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। तो आप ऐसा थोड़ी है कि सेक्शन 66A लगा देंगे। ओके, तो ऐसे केस में सिर्या सिंगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। दिक्कत यह है कि अभी भी इस सेक्शन को लेके यूपी में पुलिस अरेस्ट कर रही थी। 2015 में ही इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं है, वो अरेस्ट कर रहे हैं। बाद में जब कोर्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं ये तो वैलिड ही नहीं है। यहां तक दिक्कत है, ये है। दूसरी चीज ये है कि कई केस ऐसे हैं जैसे थेफ्ट एंड स्नेचिंग में बोला है कि 3 साल की सजा हो जाएगी। ओके, ये सेक्शन 303 है। फिर बोला है कि theft after the preparation for the causing the harm and lead to the 10 years of the imprisonment. Okay, cheating can result into the imprisonment ranging from the 3 to 7 years. तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे चीजें बोली जा रही हैं कि किसी को 3 साल, किसी को 7 साल, ऐसे हैं। रेंज है कि इंटेंसिटी क्या है, लेकिन लास्ट में इन्होंने कहा कि एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, और उसको स्पेसिफाई भी नहीं किया। इसको भी अगेन बोला है कि 2 to 7 ईयर्स का है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक जो है उसमें खुद कंफ्यूजन है कि आप मैक्सिमम क्या रखेंगे, वो भी पेटी थेफ्ट के लिए। ऐसे सिचुएशन में ये भी एक तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। फिर आता है सबसे ज्यादा ये है, यहाँ पे बात हो रही प्रॉपर्टी थेफ्ट ए स्पेसिफिक वैल्यू। यहाँ पे बात किया गया अगर 5,000 तक की चोरी है तो उसको नॉन कॉग्निजिबल बोला जाएगा। नॉन कॉग्निजिबल का मतलब कि उनमें पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है, सर्विलांस पे नहीं लगा सकती है। अब ऐसा केस है तो दिक्कत है। अगर आपको 5,000 है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेलिवेंस है। आपको ये कम लग रहा है, हो सकता है कि अंबानी के लिए 5,000 रुपए हमारे लिए जो 1 रुपए की वैल्यू है वैसा लगे, लेकिन आप सोचिए जो मजदूर है जो डेली बेसिस पे 200-300 कमाता है, उसके लिए 5,000 की क्या वैल्यू होगी? उसका एक महीने की कमाई 5-6 हजार होगा, और उसका अगर 5-6 हजार चोरी हो गया, 5,000-4 हजार भी चोरी हो गया, और अगर पुलिस कहती है कि जाओ इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तो सोचिए कितना, मतलब उसको, उसके लिए ये है। और कहीं ना कहीं थेफ्ट को बढ़ावा मिलेगा। वैसे ही जैसे कि अगर एक स्टूडेंट की मान ले, स्टूडेंट का साइकिल चोरी हो गया, 3,000 की वैल्यू है, वो स्टूडेंट को देखिए उसका इम्पैक्ट कितना था उस साइकिल का। अभी गवर्नमेंट दे रही थी, गवर्नमेंट ने साइकिल को स्कीम में दिया, हमने देखा कि इनरोलमेंट बढ़ गया, अटेंडेंस बच्चों का बढ़ गया। कहीं ना कहीं अटेंडेंस घट जाएगा उसकी चोरी से, कितना इम्पैक्ट आ रहा है उसके लाइफ पे। वो पढ़ लिख के कुछ बन सकता है, चोरी हो गई उसकी साइकिल, वो जाना बंद कर दिया, उसका पूरा कैरियर ही खत्म हो गया। जो करियर था उसके लाइफ का वो आपने जेपर्डाइज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये 5,000 ठीक है, कम लग रहा है, लेकिन इसको भी रीजनेबल लाइए, कॉग्निजिबल लाइए। तो नॉन कॉग्निजिबल, कॉग्निजिबल में ये डिफरेंस होता है। कॉग्निजिबल में विदाउट वारंट मजिस्ट्रेट के जो पुलिस है वो अरेस्ट कर सकती है, साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजिबल है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है कोर्ट से, वनली देन, और वहां पे बेल भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसमें बेल की तो कोई बात ही नहीं है, जब अरेस्ट ही नहीं होगा तो बेल की कोई जरूरत नहीं है। अरेस्ट भी हो गया तो बेल इजीली मिल जाती है। फिर यहाँ पे बात हो रही है एक सेक्शन जो सब सेक्शन 143 है, सब सेक्शन 6 एंड 7 का सब सेक्शन ऑफ द सेक्शन 143 143 का है।
वो एकदम फिक्स पनिशमेंट दे रहा है किसके लिए? फॉर द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ऐसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है तो उसमें जो है उसमें फिक्स कर दिया है कि ये वाली सेंटेंस आपको मिलेगा। अब दिक्कत ये है कि आप डिस्क्रिशनरी पावर को ले नहीं सकते जुडिशरी से या जज से। ऑलरेडी हमने देखा है कि ऐसा जो आईपीसी था लास्ट टाइम, उसमें सेक्शन 303 था और उसके अंडर में ये था कि कोई ऑलरेडी जेल में है और लाइफ सेंटेंस के लिए जेल में है, वो ऑलरेडी कोई पहले क्राइम किया है, वो उसको जेल में डाला गया है, उसको सजा मिल चुकी है, लाइफ सेंटेंस का वो सजा काट रहा है, वो उसमें उसके लिए इम्प्रीजन्ड है। अब उस आदमी ने मौका पाके, मानिए पैरोल पे गया या उसको अंदर ही किसी से झगड़ा हो गया, उसने उसका मर्डर कर दिया, तो सिर्फ एक ही उसकी सजा होती थी, डेथ। ओके, अब यहाँ पे ये भी केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो मिट्ठू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस 1983 में इस पे सजा उसमें अपना ऑर्डर दिया, उसमें इन्होंने बोला कि ये जो प्रोविजन है कि आप डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दे रहे हैं, तो जज इसमें जो फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस सर्कमस्टांस को देख के देखते हैं कि किस कंडीशन में उसने मर्डर किया। हो सकता है कि वो उसके साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, कुछ जिसका मर्डर किया वो ऑलरेडी प्रोवोक कर रहा हो, कुछ ऐसे कंडीशन हो सकते हैं। अगर आप इसको नहीं देख सकते तो जज कैसे डिसीजन लेगा? फिर तो ये तो एक तरीके से इनजस्टिस हो जाएगा कि आपने डेथ ऐसे ही दे दिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर उसको सबसे ज्यादा माना गया था कि आर्टिकल 21 को वायलेट करता है कि लाइफ टू लाइफ एंड लिबर्टी, एक बार डेथ सेंटेंस दे दिया गया तो उसके बाद लाइफ नहीं आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ इतनी इजी तरीके से नहीं ले सकते हैं, जैसे प्रोसीजर ये प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, हमारा स्टार्टिंग में इसका प्रिंसिपल हुआ करता था, आजकल हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से इसको देखते हैं। तो फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस इसमें देखा जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर द मिथु वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस 1983। तो ये याद रखिएगा। तो ऐसे लग रहा है कि ये भी जब जाएगा जुडिशरी के सामने तो इसको भी इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट ओके। यहाँ पे अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको हम इसका आंसर भी लिखते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन इनटू द criminal sentencing with reference to the historical context and the legal developments surrounding section 303 of the Indian Penal Code and its reincarnation as the section 104 of the BNS. Assess the implementation of the absence of judicial discretion into the certain provision of the BNS, Bharatiya Nyaya Samhita, such as the subsection 6 and 7 of the section 143. तो बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि 303 जो आईपीसी का था उसको अभी हमने बदल के सेक्शन 104 के अंडर में भारतीय न्याय संहिता में लाया, और इसमें हमने डेथ सेंटेंस को हटा के हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट और द डेथ रखा है। तो यहाँ पे जुडिशरी को, जो जज लोग हैं, उनको डिस्क्रिशन होगा कि सर्कमस्टांस देखे वो करे। तो आपको ये करना है, स्टार्ट आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन कीजिए कि जुडिशियल डिस्क्रिशन क्या होता है। फिर आप आइए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 303 आईपीसी का लाइए, फिर इसको दिखाइए कि कौन सा केस था, कैसे इसको डिक्लेयर कर दिया गया। फिर आप लाइए जो अभी भारतीय न्याय संहिता है उसमें जो सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ द 143 है, इसको कीजिए कि क्या है, और फिर इसको डिक्लेयर, आप इसको फिर फर्दर प्रूफ कीजिए कि कैसे ये वैलिडिटी नहीं हो पाएगा, वैलिड नहीं हो पाएगा, और इनटू द लास्ट कंक्लूड कीजिए कि सजेस्टिव नोट के लिए कि रिविजिट कीजिए, रिवाइज कीजिए और सही कर लीजिए उसके पहले कि जुडिशरी खुद इसको डिक्लेयर कर दे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इससे बेइज्जती होती है। ओके, इससे आपका होता है कि आपका जो न्याय बनी लॉ बनाने का तरीका है वो फुल प्रूफ नहीं है। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ओवरकिल। यहाँ एडिटोरियल पेज से ही है और यहाँ पे बात हो रही ओवरकिल। क्या ओवरकिल हो रहा है? जो वीवीपैट का डिमांड आ रहा है कि 100% वीवीपैट को काउंट किया जाए, वो एक तरीके से सही डिमांड नहीं माना जा रहा है। क्यों सही डिमांड नहीं माना जा रहा है? क्योंकि वीवीपैट को अगर दोबारा हम डिस्कस करें, फिर से उसको अगर हम फिर से काउंट करें, तो कहीं ना कहीं वो जो क्या फायदा है कि हम जो इलेक्टोरल जो बैलेट वोटिंग था उससे ईवीएम से करें। ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक से तुरंत काउंटिंग का नंबर दे देता है, रिजल्ट काफी जल्दी हो जाता है, टाइम कंज्यूम कम होता है, और
जो मैनिपुलेशन के चांस होते हैं वो बैलेट में ज्यादा होते हैं, वीवीपैट में सिर्फ एक है कि इलेक्ट्रॉनिकली हैक किया जा सकता है, बस इतना है। वीवीपैट को ऐड किया गया ईवीएम के साथ, ये माना जा रहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो साथ में जो वोटर्स होगा वो देखेगा कि जहां वोट दिया वहीं गया। वरना माना जा रहा था कि उसका प्रोग्रामेबल है, प्रोग्राम कुछ और करके बदल दिया जाए, मैं वोट डाल रहा हूँ किसी एक पार्टी को, वोट जा रहा है दूसरे पार्टी को, अब वोटर्स को पता नहीं। तो जो उसके साथ एक स्लिप आता है, जब आप वोट डालते हैं तो बगल में एक मशीन छोटा सा होता है, वीवीपैट मशीन, वहां पे एक स्लिप आएगा, उस पर लिखा होगा कि कैंडिडेट जिसको आपने वोट किया है और सिंबल जो उस कैंडिडेट का है, दो चीज आएगा, फिर वहां पे सीरीज जो नंबर होता है वो लिखा रहता है, तीन चीजें होंगी। तो मेन है कि जो कैंडिडेट का नेम है और सिंबल है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं होता है, ये याद रखिएगा, सिंबल है एंड कैंडिडेट का नेम है, ये दो चीजें होगी, वो आपके सामने दिखेगा, 7 सेकंड तक रहेगा, फिर नीचे बॉक्स में गिर जाता है, फिर दिखेगा नहीं, 7 सेकंड तक आपको दिखता है, इसका ड्यूरेशन भी है। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा, इसका जो है मेन इसका बेसिस सही है। अब बात हो रही है कि ठीक है ईवीएम है, ईवीएम के बाद हमने वीवीपैट लाया, वीवीपैट कब लाया था? 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी केस आया था उस और वर्सेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट लाइए, और वीवीपैट का उसी साल यूज भी हो गया था, बाई इलेक्शन नागालैंड में हो रहा था, वहां पे हमने उसका यूज कर लिया था। धीरे धीरे उसको नेशनल लेवल पे 2019 का जो इलेक्शन था उसमें पूरे नेशनल लेवल पे एक साथ लाया गया। अब ये बात है कि वीवीपैट एंड ईवीएम का हमने देखा है कि कोई उतना बड़ा टेक्निकल इशू नहीं आता है, थोड़ा बहुत ग्लिच आता है तो उसको तुरंत ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजॉल्व कर देती है। अब बात है कि ये भी अच्छी प्रूफ हो गया, साथ में कभी किसी ने ये प्रूफ करके नहीं दिखाया कि ये हैक हो सकती है। तीसरी बात कि वन टाइम प्रोग्रामेबल है, एक बार प्रोग्राम कर दिया दोबारा नहीं हो पाएगा, आप दोबारा करेंगे वो मशीन खराब हो जाएगा। ओके, तो तीसरी चीज ये भी है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम सही चल रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में भी लोग बोल रहे हैं कि वीवीपैट से और दिक्कत बढ़ जाएगी। पहली बात कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का साथ में आप वीवीपैट का मशीन ले जाएंगे, फिर उसको लगाएंगे, तो ये बढ़ा दिया एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। दूसरा है कि वीवीपैट लगाने के बाद तो और ज्यादा हैकिंग हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकता है, कि ऐसा प्रोग्राम बना दें कि आपने कुछ और बटन दबाया, वोट किसी और को गया, दिख आपको जाए जिसने आप में बटन दबाया, पर वोट किसी और को चला जाए। यहाँ पे दिक्कत है कि ये लोग कह रहे हैं क्वेश्चन कर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये क्वेश्चन हो रहा है कि अब वीवीपैट आ रहा है तो अगेन वही बैलेट वाला सिस्टम आ गया, तो उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि वो बॉक्स में है, उसको बदल दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इजी है। ओके, तो ये भी दिक्कत है, लेकिन वो उतना नहीं है ग्राउंड पर अगर ये देखा जाए तो इतना नहीं है। और हमने देखा है कि जब भी ईवीएम का वीवीपैट से अभी मैचिंग कराया गया है तो लगभग सही मैच होता है, एक दो आगे पीछे होता है, वो भी शुरू में जब स्टार्टिंग में चेक करने के लिए जो जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक दो चेक करते हैं, वो उसको डिलीट करना भूल जाते हैं, एक दो वोट का अंतर आता है, वो भी शुरू में वेरीफाई करने के लिए जो इलेक्टोरल ऑफिसर स्टार्ट करते हैं, बस उसी का एक दो अभी तक आता है, मैक्सिमम बहुत ही माइन्यूट एरर है। तो इस पे यहाँ पे एडिटोरियल में कहा गया कि एक्सेसिव डिमांड नहीं होना चाहिए कि 100% हो, जहां पे 5 इलेक्टोरल बूथ की जगह पे 20% 30% का कर ले, लेकिन 100% करने पे टाइम काफी बढ़ जाएगा और ये सही भी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एडिटोरियल से ही है, जो नीचे का सेकंड एडिटोरियल है वो बात कर रहा है कि वाइड ओपन, और ये बात कर रहा है चेस टूर्नामेंट का। तो चेस टूर्नामेंट कहाँ पे होने वाला है? टोरंटो। तो टोरंटो का जो टूर्नामेंट है उससे डिसाइड होगा कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है चेस का, वो उसमें कौन कौन लोग जाएंगे। अब यहाँ पे स्टेट पीसेस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से चेस प्लेयर इस समय टॉप पे हैं, क्या उनका पोजीशन है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है कि इस टूर्नामेंट में इंडिया से 5 लोग जा रहे हैं। आउट ऑफ टोटल 16 लोग हैं, 16 में से 5 इंडियन हैं, टोटल 16 लोग इसमें कंटेस्टेंट हैं, 5 इंडियन है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें जो सबसे ज्यादा करंट जो वर्ल्ड चैंपियन है डिंग लीरेन है एंड जू वेंजून है, वो वुमेन्स के दोनों चाइना से हैं। दूसरी चीज इंडिया से जो है 5 में से 3 मेल है, पहले हैं प्रगनानंद, दूसरे हैं डी गुकेश, और तीसरे हैं विदित गुजराती। तो ये तीनों लोग हैं। और जो वीमेंस में है वो कोनेरू हम्पी, काफी दिनों से ये चेस खेल रही हैं, और आर वैशाली हैं। ओके, ये आर वैशाली हैं,
वो प्रज्ञानंद के एल्डर सिस्टर हैं, इनमें काफी कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट पाया जा रहा है। अब ये इंडिया के 5 हैं तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि विश्वनाथ आनंद के बाद जल्दी उस टूर्नामेंट में जल्दी इंडिया से पार्टिसिपेशन नहीं है, और विश्वनाथ आनंद ने नियर अबाउट 5 बार वर्ल्ड चैंपियन जीता है। जो इंडिया के एक टॉप प्लेयर है अर्जुन इरिगैसी, उनका जो अभी रैंकिंग चल रहा है 9 है, वो इस समय टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ओके, और कौन कौन है जो टॉप कंटेंडर है, जैसे कि फैबियन करुआना है एंड हिकारू नाकामुरा, ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर माने जा रहे हैं। ओके, फिर जो मैग्नस कार्लसन है, ये भी टॉप प्लेयर कंटिन्यूअसली वर्ल्ड चैंपियनशिप में रहे हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इनको मोटिवेशन नहीं आ रहा। ईरान रशिया के इयान नेपो नियाचती, ये पार्टिसिपेट करें, ये भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और ईरान के जो फ्रेंच बॉर्न प्लेयर हैं, ईरानियन फ्रेंच प्लेयर हैं, ईरानियन बॉर्न फ्रेंच प्लेयर हैं, इनका जन्म ईरान में हुआ है लेकिन अभी इनको फ्रेंच की नागरिकता है, एलिजेजा फिरोजा, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा खासा कंटेस्टेंट है और ये भी चैलेंज दे सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम ले रहे हैं अगेन एडिटोरियल से है, यूनिवर्सिटीज मस्ट बज ऑन द कॉलेज ऑटोनॉमी नज। यहाँ पे बात हो रही है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कॉलेज जो है उनको जल्दी जल्दी और काफी इफेक्टिव रूप से ऑटोनॉमी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाए, वो भी बात किया है कि जो ऑटोनॉमी ऑफ द कॉलेज है वो मैक्सिमम प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उनको वो इनोवेट कर सके, वो एक्सलेंस को अचीव कर सके एंड सेल्फ गवर्नेंस उनका इंप्रूव हो सके। ओके, यूजीसी जो रेगुलेट करता है उसने इंट्रोड्यूस भी कर दिया है रेगुलेशन इस ट्रांजिशन को फॉर द मोर ऑटोनॉमी। इन्होंने सारे यूनिवर्सिटी को अपना नोटिफिकेशन भी दिया है और जल्दी जल्दी चाहता है कि ऑटोनॉमी बढ़े। नियर अबाउट 590 एप्लीकेशन ऑलरेडी इनके पास है कि ऑटोनॉमी दिया जाए। अब ये देखिएगा कि जो ग्रांटिंग ऑटोनॉमी है वो सच में जो इनोवेशन है उसको बढ़ा रहा है, इंप्रूविंग द एकेडमिक क्वालिटी एंड अचीविंग द इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप ऑटोनॉमी देते हैं किसी भी कॉलेज को तो उसको जो कस्टमाइजेशन है उसको करने में सहूलियत होती है। जैसे अगर ऑटोनॉमी नहीं है, यूनिवर्सिटी डिक्टेट करेगी कि कैसे उसको जो कॉलेज है उनको किस तरीके का कोर्स रखना है, कैसे सिलेबस रखना है, कितना सिलेबस देना है। लेकिन कॉलेज को ऑटोनॉमी दे दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा अपना जो खुद का सिलेबस है, खुद का कोर्स मॉडल कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं नीड के अनुसार। जैसे कोई कॉलेज है किसी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एरिया में है तो वहां पे उसको क्या ज्यादा पढ़ाने की जरूरत होगा कि एग्रीकल्चर के बारे में, फूड प्रोसेसिंग के बारे में, इन जो जो वो बैक साइड वाली चैनल है, फ्रंट फॉरवर्ड चैनल है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड चैनल जो होती है उसको ज्यादा से ज्यादा उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। अब ऐसे यूनिवर्सिटी को आप कुछ और आप उसको एआई का ज्यादा कोर्स दें तो वहां पे इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। तो ऑटोनॉमी इज इम्पोर्टेंट। ऑटोनॉमी देने से ये भी हो जाएगा कि कॉलेज का जो अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो भी बढ़ेगी। पहले कॉलेज ये बोल सकता है कि यूनिवर्सिटी ने हमसे ऐसा बोला था, हमने ऐसा किया, हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप मेन यूनिवर्सिटी से जाके पूछिए। तो ये भी हम देखते हैं कि ये भी इम्प्रूव हो रहा है, इफिशियंसी बढ़ेगा। जब खुद अगर आप अकाउंटेबिलिटी कॉलेज से ले रहे हैं तो कॉलेज अपने आप को इम्प्रूव करेगा, और कॉलेज के जो फैकल्टी है, टीचर, स्टाफ है, उनको लगेगा कि अरे ये तो ऑटोनॉमी हमसे लिया जा रहा है, इसके मतलब ऑटोनोमस है, हम अपना खुद का सिलेबस बनाए, कोई भी रिजल्ट आएगा तो हम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, उनको लगता है कि इम्पैक्ट होगा उसका, हम क्रेडिट ले सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे डू बेटर थिंग। ओके, और इसका प्रूफ भी है। अभी हमने देखा है कि जितने भी अभी रैंकिंग आई है, जो NIRF, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये वर्क करता है, और इससे हम रैंकिंग सिस्टम दे रहे हैं कॉलेज को ऑन द डिफरेंट पैरामीटर, जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स हो गया, एक पैरामीटर होता है। दूसरा पैरामीटर होता है कि प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड रिसोर्स हो गया। ओके, ऐसे ऐसे 4-5 मेन इंडिकेटर्स हैं जहां पे रैंक दिया जा रहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज का। ओके, तो हमने देखा है कि 55 100 में से जो कॉलेज है
टॉप के वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से हैं। 10 जो टॉप कॉलेज है उसमें से 5 ऑटोनोमस हैं, तो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ ही रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि 1000 कॉलेज अप्लाई किए हैं नियर अबाउट 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से ऑटोनोमस का, और 80% ऑफ द कॉलेज जो हैं साउथ के स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ माना जाता है कि एजुकेशन का लेवल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे काफी अच्छा है, वो ऑटोनोमस कॉलेज की बातें कर रहे हैं। अब ये देखिए कि समस्या कहाँ पे आ रही है, जो यूनिवर्सिटीज है वो ऑटोनॉमी नहीं देना चाहती है, वो कंट्रोल करना चाहते हैं कॉलेज को, क्योंकि उनको कंट्रोल करना हायरार्की में ऊपर दिखाते हैं कि कॉलेज हमारे नीचे है। आपने देखा होगा कि कॉलेज जो मेन कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो दिखाता है कि हमारा जो हायरार्की है वो टॉप पे है और उससे एसोसिएटेड जो कॉलेज है वो नीचे है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑटोनॉमी दे दें तो फिर कंट्रोल कैसे करेंगे, सबको कंट्रोल करना अच्छा लगता है, मजा आता है कि हमारे अंडर में लोग डोमिनेशन हो। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी इसीलिए नहीं दे रही है, वो लिमिट लगा रही है कि आपको कोर्स इतने तक ही अपने आप तय करना है, आपको सिलेबस ऐसे ही मॉडिफाई करना है, इसको इससे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। और दूसरी चीज है कि जो एफिलिएशन के लिए फी है वो भी काफी हाई है इनका। अब यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि आप पैसे भी एफिलिएशन के लिए ज्यादा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब इश्यू है, वो जो ऑटोनॉमी कॉलेज का है वो उसमें हैम्परिंग ला रही है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, यूजीसी को जो स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन है उसको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए कि इफेक्टिवली जो है ऑटोनॉमी को आप लाइए। ओके, ये लाने के बाद में ऐसा नहीं है कि सिलोज में काम करना है, अगर ऑटोनॉमी दे भी दी जाए, बाद में अगर इंटरलिंकिंग करना हो, इंटीग्रेटेड करना है कुछ एरिया में, तो कोलैबोरेट कर लेंगे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस कॉलेज रहेगा, यूनिवर्सिटी से कुछ कुछ अपना वो जो भी होता है कि कुछ सपोर्ट असिस्टेंस ले सकते हैं एक दूसरे को, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉलेज एंड दिस एकेडमिक दिस डिफरेंट एरियाज अगर वो एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं, क्यों एक ही यूनिवर्सिटी से, कई यूनिवर्सिटी से कर सकता है जब कॉलेज ऑटोनोमस हो। ऐसे तो बधा होता है ना कि एक यूनिवर्सिटी से करेगा, उस यूनिवर्सिटी से परमिशन लेगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा करने से इनोवेशन एंड रिसर्च एंड एकेडमिक एक्सलेंस सबको पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज है, इज द अर्बन वाटर सिस्टम ब्रेकिंग, और ये कंडीशन है बेंगलुरु में। बेंगलुरु की हालत इतनी खराब है कि लोगों को पानी के लिए 5-5 दिन बाद पानी आ रहा है, टैंक वहां पानी का ये हालत है, 5 या किसी किसी जगह पे 7-8 दिन बाद आ रहा है। और अभी जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उन्होंने बोला है कि जो साउथ में नदियों की रिजर्वायर की ये स्थिति है कि उनकी जो वाटर अभी उनके अंदर अवेलेबल है, उनकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी है उसका 23 to 25% ऑफ द कैपेसिटी पे आ गया है। मतलब अगर किसी रिजर्वायर है और उसका लेवल ये रहता होगा, जैसे कि ये रिजर्वायर है और उसका लेवल ये है कि ये नॉर्मल कंडीशन में रहता है, ये 100% कैपेसिटी, अभी उस रिजर्वायर का हालत ये है कि उसका पानी घट के इस लेवल पे आ गया, कहीं कहीं तो एकदम सूख गया है। ये 75% डिक्रीज है वाटर लेवल का रिजर्वायर्स में। और ऐसे कंडीशन में जो वाटर सप्लाई कई सिटीज में है साउथ के, वहां पे सही से नहीं हुआ है, वहां पे अफरा तफरी, वहां पे मतलब ऐसा कंडीशन है कि लोग अपने मतलब होता है ना एग्जिस्टेंशियल कंडीशन को झेल रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक चीज है कि मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है, और जिस तरीके से हमने चेंज किया है लैंडस्केप को, उस एरिया के वाटर बॉडीज को, उसका इम्पैक्ट है। जैसे अभी हम देखें कि बेंगलुरु का 1800वीं ईस्वी में 200 साल पहले 1452 इंटरकनेक्टेड वाटर बॉडीज थे और 80% जो उसका एरिया था वो ग्रीन कवर था, हरियाली थी, फॉरेस्ट था। अभी क्या है, अभी सिर्फ 80% से घट के 3% ग्रीन कवर हो गया, 86% जो एरिया है वो हमने कंक्रीट ईंट पत्थरों से भर दिया है। अब जब पानी नीचे रिचार्ज ही नहीं होगा तो फिर कैसे पानी हम उसको निकालते जाएं। कोई अगर एक आपके पास बॉक्स है और उसमें से केवल आप चीजें निकाल रहे हैं, उसमें भरे ही नहीं, तो एक समय आएगा जब आपके उसमें जाएंगे निकालने, कुछ रहेगा ही नहीं।
तो चीजें अगर आप निकाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं अपने गुल्लक से, तो उसमें पैसे डाला भी कीजिए रेगुलर बेसिस पे। जब फॉरेस्ट एरिया होता है तो पर्कोलेशन होता है, नीचे पानी जाती है। अब क्या हो रहा है कि वहां पे कंक्रीट है, पानी नीचे जा नहीं रही है, भाप बन के उड़ रही है। अब भाप बन के जब उड़ेगी तो उसी एरिया में थोड़ी जाएगी, वो तो दूसरे सिटी समंदर में जाएगी। तो दिस इज द कंडीशन। ओके, यहाँ पे जो दो मेन सोर्स हैं, एक तो ग्राउंड वाटर है, एक कावेरी रिवर है। ग्राउंड वाटर का सिचुएशन ऐसे ही खराब हो गया है। कावेरी का जो लॉस है फॉरेस्ट कवर का, जिस एरिया में बहता था, वो 45% लॉस है। और जो उसका कैचमेंट एरिया था वो डिक्रीज कंटिन्यूअसली किया है, और जो वाटर सेट है वो भी डिक्रीज है। अब आपको दो पॉइंट आ रहा है, वाटर सेट क्या है और कैचमेंट क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैचमेंट क्या है एंड वाटर सेट क्या है। कोई एरिया होता है, ये रीजन है, मानिए कोई गांव है, इसमें खेत है, खलियान है, काफी बड़ा एरिया है, यहाँ पे बारिश होती है और उस बाउंड्री लाइन को लेंगे जिस बाउंड्री लाइन से पानी गिरने के बाद एक पर्टिकुलर एरिया में आके जमा होती हो। अगर इस एरिया का पानी यहाँ नहीं आता, इधर जाता है, तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। यही बॉर्डर एरिया हो जाएगा वाटर सेट का। जहां से पानी आके इस वाले सेट में होगा वही वाटर सेट होगा। ये नदी हो सकता है, बड़ा सा तालाब हो सकता है, कुआं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो लेकिन पानी चारों तरफ से यहाँ आएगा, तो इसको हम कहते हैं वाटर सेट। इस पूरे एरिया को वाटर सेट कहते हैं। ये दो तीन गांव मिला के भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। ठीक है, वाटर सेट एक हो गया। अगर ऐसे ही वाटर सेट मिला के, इधर का ये है, कई वाटर सेट है और उनका जो सोर्स है वो एक है। जैसे इसका ही कनेक्टेड सोर्स है, ये रिवर है और ये दूसरा वाटर सेट है जहां से पानी बह के इसमें वापस जा रही है, इनसे भी बह के इसी में जा रही है, ये कनेक्टेड है यहाँ, तो ये दूसरा वाटर सेट हो गया। इन सारे वाटर सेट को मिला के एक कैचमेंट एरिया होता है। जैसे कि यूपी बिहार मिला के, सारे स्टेट्स मिला के देश बनता है, वैसे उस एरिया के सारे वाटर सेट मिला के एक कैचमेंट एरिया बना देंगे अगर सोर्स एक ही हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का एक ही है, वो अगर तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, या तो वेस्ट बंगाल हुआ, या तो यूपी हुआ, या तो जम्मू कश्मीर हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, तो वहां पे हम कहेंगे एक देश है। मतलब रिवर जो है, जो वाटर जहां पे बह के ज्यादा है वो एक रिवर में है, और कई अगर वाटर सेट मिला के हैं वो कैचमेंट एरिया एक होगा। जैसे अगर हम, लेकिन अलग हो सकता है, अगर उसका जो रिवर अलग हो, कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो, बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन अगर अलग है तो अलग देश हो गया, सटा ही है, लेकिन उसका जो रिवर है वो अलग हो गया। तो कैचमेंट एरिया इज द कलेक्शन ऑफ द वाटर सेट। कई वाटर सेट मिला के एक कैचमेंट एरिया बनते हैं। दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि वाटर जो बह के उस एरिया का होगा उसी में जाएगा। तो ये आप समझ लिए, ये कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और इस दिक्कत को बढ़ा रहा है। जो वाटर स्कार्सिटी है, क्लाइमेट चेंज उस चीज को बढ़ा रहा है। ओके, दूसरी चीज ये बोली जा रही है कि जो हम पहले सोर्स वाटर प्रोवाइड करने का डिफरेंट लिया करते थे, अभी एक दो पे है। पहले हम वाटर पाइप का भी यूज कर सकते थे, रेन वाटर का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, यहाँ तक कि जो वेस्ट वाटर है उसको भी रिसाइकलिंग करके उसका भी यूज किया जा सकता है, जो कि अब कम हो गया है। ठीक है, ये टोटल इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू दो लोगों से लिया गया है। एक है टीवी रामचंद्रन, ये है कोऑर्डिनेटर ऑफ द एनर्जी वेटलैंड रिसर्च ग्रुप, सेंटर ऑफ इकोलॉजी एंड साइंस है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस का पार्ट है। और दूसरे हैं, ये भी वाटर कंजर्वेनिस्ट हैं, इनका नाम है वीएस विश्वनाथ। तो इन दोनों ने इस पे अपना इंटरव्यू दिया है कि क्या कंडीशन है। फिर इनसे पूछा गया है कि क्या दिक्कत है कि हम देख रहे हैं एक ही सिटी में कभी बहुत बाढ़ आ रहा है, कभी कभी सूखा पड़ जा रहा है। तो इसका भी यही है। इन्होंने कहा वाटर मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडीज। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि रोड कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, उसको ऐसे बना रहे हैं कि वो जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको ब्लॉक कर दे रहा है, और धीरे धीरे वो वाटर रिसोर्स श्रिंक करके सूख जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल दूं कि ये कोई वाटर स्ट्रीम है, कोई नदी है, ट्रिब्यूटरीज है, वो बह रही है यहाँ पे, अच्छा खासा बह रही है, छोटी नदी है, बड़ी नदी है, छोटी नदी आप मानिए, और इसके बीच से एक रोड बना दिया हमने। ओके, रोड बना दिया। अब ये थोड़ा सा ऊंचा करके रोड बना दिया,
अब हम देखें कि ये वाटर इस बॉडी से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन बैरियर क्रिएट कर रहा है ये धीरे धीरे सूख जाएगा और फिर यहाँ का एक वाटर बॉडीज कम हो जाएगा। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो वाटर बॉडीज है उसको वेस्ट लाइन समझ के गड्ढा भर के उस पर बिल्डिंग बना ले रहे हैं, ये भी एक दिक्कत है। और इसका मेन रीजन है फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस। गवर्नेंस अलग अलग एरिया में है, अलग अलग लोगों का अलग अलग डिपार्टमेंट कर रही है। जैसे कि एक फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस का मैं एग्जांपल देता हूँ। आप शहरों में जाते होंगे, किसी एरिया में सडनली जाते होंगे, देखते हैं कि वहाँ खुदाई हुआ है, फिर आप पूछेंगे कि क्यों खोद के रखा है ये जमीन, तो वो बोलेंगे कि अरे यहाँ पे इंटरनेट का वाईफाई वाला हम कनेक्शन बिछा रहे हैं इसीलिए खोदा है। ठीक है, फिर अगले महीना गए, ठीक है सब कुछ सही कर दिया, लेकिन रोड वो थोड़ी सी खुरदरी हो गई है, जो इतनी प्लेन रोड थी नहीं थी। दिक्कत होता है, एक दो महीना आप वहां पे जा ही नहीं सकते, केवल धूल धक्कड़। फिर आप 8 महीना बाद फिर गए, फिर खोद के रखा है, फिर पूछा अरे क्यों खोदा है, तो बोलेंगे कि यहाँ पे इस जो सीवेज पाइपलाइन है उसको बिछा रहे हैं। फिर उसको दोबारा खोदा, 2-3 महीने बाद वही फिर वापस किया, फिर वो रोड और बेकार हो गई। फिर आप 1 साल बाद और गए, फिर देखा खोद के रखा है, आप पूछेंगे अब क्यों खोदा है, पाइपलाइन बिछा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ही एरिया को अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, पैसे भी डबल लग रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, लोगों को असहूलियत हो रही है, लोगों को जो इनकन्वीनियंस होती है वो होती है। अब आप देखिए कि अगर सब इंटरकनेक्टेड है, कोऑर्डिनेट करें, जब उसको अपना पाइप डालना है सीवेज वाले को, वो बात कर ले वाईफाई वाले से, वो पाइपलाइन वाले को एक बार खोदे, एक ही बार अच्छे से वो अरेंज करके बिछा दें। क्योंकि खोदने में जो पुरानी पाइप होती है वो भी टूटती है, उसको क्या पता नीचे कौन सी पाइप है, अब भी पता चलते चलते तो एक दो जगह लीकेज हो ही जाती है। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का काफी इश्यू है। ओके, फिर हम देखते हैं कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी हम काफी कमी देख रहे हैं। वी नीड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर सिर्फ बेंगलुरु में किया जाए तो 70% जो नीड है बेंगलुरु सिटी की, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ही कंप्लीट किया जा सकता है। ओके, फिर अब बोला जा रहा है कि क्या किया जाए, कि जो शहर है उसी को तोड़ दिया जाए, छोटा छोटा उसको शहर को घटा दिया जाए, या जो हम वहाँ का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे ध्यान दे। क्या किया जाए, इन्होंने बोला है कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना ही है, लेकिन जो शहर है उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, उसको बसाया भी जा सकता है। रीमाइग्रेशन कीजिए, रिवर्स माइग्रेशन, वो भी अच्छा है, लेकिन जो शहर को बसा रहे हैं उसको क्लस्टर्ड बेसिस पे बनना है कि इस एरिया का है, यहाँ की ये वाटर बॉडीज है, इसमें इस तरीके से वाटर सप्लाई होगी और इतने तरीके से मैनेजमेंट होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोला गया है। ओके, दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि जो वहां पे क्लस्टर्ड बेस्ड होगा वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज का जो जो ताल्लुक हेडक्वार्टर है उसको भी एड्रेस करके एक एक करके बना देंगे, तो अपना सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी। नेक्स्ट बात हो रही है कि अर्बन सेंटर एंड रिवर बेसिन, किस पे फोकस किया जाए, अर्बन सेंटर पे किया जाए कि रिवर बेसिन पे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर लॉन्ग टर्म आपको देखना है तो रिवर बेसिन पे कीजिए, इन्वायरमेंटल एरिया पे कीजिए, जो ओवरऑल इकोलॉजी है उसको टारगेट कीजिए। और इसके लिए गैडगिल एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट है, जिसको गवर्नमेंट ने माना नहीं था, रिजेक्ट किया था, 2010 के आसपास आया था। ओके, और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट अगर मानती नहीं है ऐसे चीजों को तो एक्टिव सिटीजनरी होना चाहिए, सिटीजन अपना प्रेशर बढ़ाए, और कहीं ना कहीं जो इलेक्शन में अगर वो सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने लीडर, उसको देखे कि ऑनेस्ट हो, इंटीग्रिटी हो, उसके अंदर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रति एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और वो नी जर्क रिएक्शन नहीं बनाए, वो वेल प्लान्ड लॉन्ग टर्म सोच के सस्टेनेबल प्लानिंग करें। और इंस्टीट्यूशन शुड हैव द कैपेसिटी टू अडॉप्ट एंड इवॉल्व। जो भी इंस्टीट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि उसको बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो उसको इवॉल्व करना चाहिए, अडॉप्ट भी करना चाहिए एज पर द नीड। दिस इज द नीड फ्रॉम द ऑल दिस थिंग। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम द दिस न्यूज एनालिसिस। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए कॉग्निजिबल ऑफेंस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन can the police take without obtaining the warrant? Arrest of the accused, search the premises of the accused, file a charge sheet in the court and seize evidence from the crime scene. तो यहाँ पे देखिएगा कि अरेस्ट जो है वो एक्यूज का कर देगा, क्योंकि यहाँ पे
कॉग्निजिबल ऑफेंस है, यहाँ पे हो सकता है अरेस्ट। Which of the following offense is most likely to classify as the non-cognizable? Robbery है, assault causing minor injury है, kidnapping है, dowry death है। तो हम देखते हैं कि dowry को तो आजकल काफी इसको कठिन बना दिया है। रॉबरी पहले हुआ करती थी, अब दूसरे तरीके का रॉबरी होती है, जैसे कि साइबर क्राइम है, आपका पूरा का पूरा पैसे लूट के ले जाते हैं। किडनैपिंग है, ठीक है। अब ये सब तो देख के ही लग रहा है कि ये नॉन कॉग्निजिबल नहीं हो सकता है। तो माइनर इंजरी है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में, दोस्त लोग भी कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अगर चोट चाट आई तो वो हो जाएगा नॉन कॉग्निजिबल। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी लीगल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस एंड क्लासिफाइज द कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस इन इंडिया। तो इंडियन पैनल कोड में क्या करेगा? इंडियन पैनल कोड जो बात करती है वो पनिशमेंट ऑफ द डिफेंस ऑफेंस करते ऑफेंस को करती है, वो डिफाइन करती है। तो यहाँ पे प्रोसीजर नहीं लिखा है कि कॉग्निजिबल क्या है, नॉन कॉग्निजिबल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साफ नहीं है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इसमें नहीं है क्योंकि सिविल प्रोसीजर की बात करता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यहाँ पे हो रही है कि कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल का, तो आंसर जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, डबल जेओपर्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये ऊपर के तीनों है, तो जो आंसर होगा डी होगा, क्योंकि हमने देखा कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कि आपको आप ही के खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते, दोबारा आपको एक ही क्राइम के लिए सजा नहीं दिया जा सकता अगर एक बार सजा आपको मिल गई है, और एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब लॉ नहीं है तो बाद में लॉ बना के आपको सजा नहीं दी जा सकती है। Question number 5. Which of the article of the Indian Constitution often considered alongside the Article 20 when they're discussing the right of an accused person? Article 14, Article 19, Article 21, 22. तो यहाँ पे बोला है कि ऑलरेडी 20 के साथ क्या आएगा, तो 21 की ही बात आती है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। जब भी आपकी बात आती है कि आपको किस तरीके से क्राइम में ट्रीट किया जाएगा, तो वहाँ पे राइट टू लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी। हमने देखा आर्टिकल 21 को इतना ज्यादा इंटरप्रेट किया गया है, बहुत ज्यादा वाइड हो गया है, इसके अंडर में बहुत सारे प्रोविजन आए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द वीवीपैट सिस्टम? टू प्रिवेंट द मल्टीपल वोटिंग बाय ए सिंगल पर्सन, to increase the speed of the counting of votes, to allow the voters to verify that their votes are cast correctly, to provide an electronic record of all votes cast into the election। हो गए, तो ये तो ईवीएम में होता है। वीवीपैट में तो होता है कि जो वोटर्स है वो वेरीफाई कर लेगा, उसको दिख जाएगा कि उसने जिसको वोट किया वो उसको वोट गया कि नहीं गया। वीवीपैट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू द इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? हमने देखा था कि जो बाई इलेक्शन हुआ था नागालैंड में 2013 में, क्योंकि 2013 में ही सुब्रमण्यम स्वामी केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वीवीपैट इंक्लूड कीजिए। तो आप जब भी इलेक्शन रिफॉर्म बाय द जुडिशरी, तो ये आप केस और ये आप प्रोविजन ऐड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द वीवीपैट स्लिप? VVPAT slip contain the name of the voters. VVPAT slip remains visible for the voters for few seconds. VVPAT slip can taken home by the, घर तो नहीं ले जा सकते ना। VVPAT can use to challenge the election result। तो इलेक्शन रिजल्ट पे आप नहीं कर सकते। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपका वोट काउंट हो आपके सामने और वेरीफाई किया जाए, ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो ये नहीं होगा। हमने देखा कि फ्यू सेकेंड, 7 सेकंड के लिए विजिबल है, तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। So this is all about from the today's news. We have covered all the relevant news that is relevant for the UPSC and state PCS। तो यहाँ पे हम अपना जो सेशन है उसको समाप्त करेंगे। आप लोगों का फिर से धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।